बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल अर्थमेटिक, और मॉडल अर्थमेटिक में आज हमारा टॉपिक है द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरी आप अपनी प्रीवियस वीडियो को देख लें और फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें ताकि इस वीडियो के तमाम कॉन्सेप्ट और कंटेंट को आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं इस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि ये थ्योरम कैसे काम करता है। तो जो प्रूफ है वो बेसिकली आप लोगों के लिए फ़िलहाल कंपलसरी भी नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत करीब हैं कि हम इसका प्रूफ देखें। लेकिन इन केस अगर किसी को सेपरेटली मुझसे डिस्कस करना हो कि प्रूफ है क्या, तो मैं उसको बता सकता हूँ और बहुत सिंपल है। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को हम देखते हैं कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को कहाँ पर अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, सपोज़ कीजिए कि n1 n2 अप टू n के बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। अब यहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ करें, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ कि रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी कंप्यूट किया जाए और उसका आंसर 1 के इक्वल आए तो इट मीन्स कि वो जो नंबर्स होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि एवरी 2 पेयर्स को अगर आप चेक करें और वो 1 के इक्वल आए, उनका जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आए, तो वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं n1 n2 nk अप टू n के, तो इट मीन्स कि आप n1 और n2 का पेयर लें और उसका जीसीडी निकालें तो उसका आंसर भी 1 आए, और n1 और n3 या n2 और n3 यानी हर दो पॉसिबल जो इसका कॉम्बिनेशन बन सकेगा उनका जीसीडी निकाला जाए उन नंबर्स का और उसका अगर आंसर 1 के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो बेसिकली पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। इफ़ a1 a2 एंड ak up to ak are any integers then there exists a unique integer x mod m। तो और इसके अलावा अगर a1 a2 और ये है ये भी कोई इंटीजर्स हों तो इसका मतलब ये है कि इसमें x mod m के लिए यानी x mod m के लिए एक ऐसा यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है जो दैट सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करता है। देखिए, ये मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करना सिखाया था। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की। तो ये जो है हमारे पास एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसेस इक्वेशन है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। सिस्टम ऑफ लीनियर, ये कहलाता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। तो आज हमारा टारगेट ये है कि बेसिकली हम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ, तो यहाँ पर पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये उस वक्त सॉल्व हो सकता है जब n1 n2 और अप टू n के जो है ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए नंबर। और सेकंड ये कि a1 a2 और ये कोई भी इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। ठीक है जी। देन जो एक यूनिक x आपके पास जो है वो यूनिक x मॉड m के लिए जो है वो आपको मिल जाता है जो इन तमाम की तमाम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर x की ऐसी वैल्यू आपने ढूंढनी है जो इस इक्वेशन में रखी जाए और उसका मॉड n1 के साथ लिया जाए और a1 का मॉड n1 के साथ लिया जाए तो ये इक्वल हो जाए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये n2 के साथ मॉड और a2 के साथ मॉड इक्वल हो जाए, तो इस तरीके से तमाम की तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, तो वो x हमने ढूंढना है। तो ये x जो है वो बेसिकली एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेसिकली मैं इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है ये किस तरीके से काम करता है। तो इसको लिखा जाता है a1 m1 y1 m1 जो है, और ये जो a1 a2 और ak जो है वो बेसिकली इस प्रॉब्लम से पिक की जाएंगी। a1 ये कोई भी इंटीजर्स नंबर्स होंगे, जबकि ये जो m1 है m1 m2 mk, ये m1 और m2 mk जो है वो यहाँ से निकाले जाएंगे। ये mi इक्वल होता है m अपॉन n i के। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, इसको आप करेक्ट कर लें। ये mi नहीं होता, यहाँ पर ये क्या होगा n i के, राइट। और इसी तरीके से ये जो mi और yi है ये इक्वल हो जाता है आपके पास 1 मॉड ऑफ n i के इक्वल होता है। और ये जो m है ये m यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं n1 n2 nk ये इसका मल्टीपल होगा। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ये चेक करना है कि रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। दूसरा आपने काम ये करना है कि m कैलकुलेट करना है। m कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तमाम की तमाम जो n वाली वैल्यूज़ हैं इनका आप मल्टीपल ले लीजिए। ठीक है जी। फिर आपने m1 कैलकुलेट करना होगा, m2 कैलकुलेट करना होगा, अप टू mk तक कैलकुलेट करना होगा।
इसमें m की ये वैल्यू रखनी होगी और n1 को फाइंड आउट करना होगा, तो n1 की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। और फिर इसी तरीके से आपने यहाँ से y निकालना होगा, ठीक है। mi आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी विच इज़ इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ni, ठीक है जी। फिर यहाँ से a1 m1 और y1 जो है वो यहाँ और यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, तब आपके पास एक यूनिक x मिल जाएगा। तो इस तरीके से चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम काम करता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूज़ द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, x 2 mod 6 एंड s इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। और हमने x की एक ऐसी यूनिक वैल्यू सर्च करनी है जिससे हमें जो है वो इन तमाम की तमाम इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है जी। तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा फील ये होता है कि मैं जो डेटा मेरे पास गिवन है उस डेटा को पहले मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख लूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बस ये जस्ट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप में से कोई ये फील करता है कि नहीं मुझे इसको इस तरह नहीं लिखना, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किसी भी तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने एक टेबल बना लिया है, यहाँ पर आपने देख लिया। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने m कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, पहले तो ये चेक कर लें कि 5, 6 और 7 क्या एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। बिल्कुल, ये रिलेटिवली प्राइम कैसे चेक किया जाता है, वैसे भी अगर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस गिवन हो और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का पूछा गया हो तो ऑब्वियस है कि ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। बट फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो उसका ये मतलब होता है कि आपने GCD निकालना होगा किसका, 5, 6 का। आपने GCD कंप्यूट करना होगा किसका, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है 6, 7 का। और आपने GCD कंप्यूट करना होगा किसका, 5, 7 का। यही कॉम्बिनेशन बन रहा है ना आपके पास, 5, 6, 6, 7 एंड 5, 7। तो 5, 6 का GCD ऑफ कोर्स 1 के इक्वल है, 6, 7 का GCD भी 1 के इक्वल है और 5, 7 का GCD भी 1 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है 5, 6 एंड 7, ये नंबर सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम हैं। तो पहली बात तो आपकी ठीक हो गई। सेकंड में आपने क्या करना है, इस पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसके लिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में आपको x रिक्वायर्ड है, जो बहुत सिंपल है कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a1 m1 y1। इसी तरीके से ये इक्वल होगा a2 m2 y2 प्लस a3 m3 एंड y3 थे। तो चूँकि यहाँ पर आपके पास जो है वो a जो है वो सिर्फ 3 ही अवेलेबल है, तो इस फार्मूले को आप यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। एंड देन फिर हमें नीड होगी कि हम किस तरीके से a1 a2 और a3 जो है वो हम क्वेश्चन से लेंगे। m1 m2 और m3 कैसे कंप्यूट करेंगे, तो mi कंप्यूट करने का मैंने फार्मूला आपको लिखवाया कि वो क्या होता है, वो आपके पास फार्मूला होता है कैपिटल M अपॉन NI के इक्वल होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये फार्मूला होता है आपके पास। तो इस फार्मूले का मतलब ये है कि उसके लिए m चाहिए। तो बताइए कि m किसके इक्वल होता है, m जो होता है वो बेसिकली n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 होता है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा 210। तो अपनी आसानी के लिए इस टेबल को हम कंप्लीट भी साथ साथ करते जाते हैं, या चले बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे फ़िलहाल। तो ये आपको चले, बल्कि मैं साथ साथ लिखता भी चाहता हूँ ताकि ये टेबल को कंप्लीट करने का काम भी साथ साथ हो जाए। तो मुझे नीड होती है m की, तो पहले मैंने m कैलकुलेट कर लिया विच इज़ इक्वल टू 210। साथ साथ इस प्रॉब्लम से मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी, a2 की वैल्यू मिलती है और a3 की वैल्यू मिलती है। और इस फार्मूले से मुझे नीड होगी m1 मुझे चाहिए होगा, m2 रिक्वायर्ड होगा और m3 रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से मुझे जो है वो यहाँ पर y1 रिक्वायर्ड होगा, y2 रिक्वायर्ड होगा और y3 रिक्वायर्ड होगा। तो जो कुछ हमें मिलता जाता है हम इस टेबल के अंदर पुट करते जाते हैं। तो a1 a2 a3 क्या होगा आपके पास, ये बन जाएगा 1। जी जनाब, सोचें क्या होगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से अभी हमने m को कैलकुलेट करना है और y को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कैपिटल M हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 210। अब यहाँ पर बारी है किसकी m1 कंप्यूट करने की। तो चलिए m1 कंप्यूट करते हैं। तो mi जो है वो m अपॉन ni के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर m1 को कंप्यूट करते हैं m1, तो ये इक्वल होता है m अपॉन n1 के। m क्या है आपके पास, m है 210 और n1 क्या है, n आपको पहले से पता है। इस फार्मूले के अंदर n क्या चीज़ है, इस फार्मूले में जो n है वो है बेसिकली 5, n1 है 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो जो n1 है इसको आपने रखा है यहाँ पर 5। और थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि m जो है वो बेसिकली मल्टीपल है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आपने लिख लिया और डिवाइड कर दिया n1 से, और n1 है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42 बन जाएगा। सिमिलरली आपको चाहिए m2 इक्वल होगा m डिवाइडेड बाय n2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 6 एंड 7, और आपने इसको 6 से मल्टी, तो 6 से कैंसिल हो गया, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। सिमिलरली आपको फिर नीड है m3 की, m3 कंप्यूट करना है, m3 इक्वल होगा m डिवाइडेड बाय n3, और आप इसको लिख सकते हैं 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है जी। तो इस टेबल के अंदर आपको 3 वैल्यूज़ और मिल गई। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हो गई है 42, m2 की वैल्यू हो गई है 35, जबकि m3 की जो वैल्यू है वो बन गई है आपके पास 30, राइट। अब बात है y1 कैलकुलेट करने की। तो जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है कि ये इक्वल होता है mi/yi इज़ इक्वल्स टू 1 मॉड ऑफ ni। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे m1 y1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ n1। तो मॉड ऑफ n1 का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ n1 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको m1 भी मालूम है, तो मैं जस्ट यहीं पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है आपके पास 42। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको नीड है, आपको लगता है कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और ना सिंप्लीफाई करना चाहें तो डायरेक्ट लिख लीजिए। आप बताइए कि 42 मॉड 5 किसके इक्वल होगा, तो 5 8 ज़ा 40, तो जो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा 2, तो इसे हम लिखेंगे 2y1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस इज़ 1 मॉड 5, 1 मॉड 5, राइट। अब यहाँ से आपने जो है इसको, चूँकि y1 चाहिए, तो यहाँ पर आपने इन्वर्स मॉड्यूलो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ट्रायल मेथड से आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे जब मॉड 5 कंप्यूट किया जाए तो इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, और ऑफ कोर्स वो नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 6y1 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉड 5, राइट। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मॉड 5 जो 1 के इक्वल होगा, तो सिंपली आप इसको y1 लिख सकते हैं, राइट। ये y1 बन जाएगा, और 3 मॉड 5 का क्या आंसर होगा, 3 मॉड 5 का आंसर 3 होगा। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि जो y1 है आपके पास, ये y1 3 के इक्वल है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सिमिलरली यही काम हम करने वाले हैं किसके साथ, यही काम हम करने वाले हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें चाहिए होगा y2 कंप्यूट करना होगा। तो बताइए जी y2 कैसे कंप्यूट करेंगे। जो बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है m2y2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 ऑफ मॉड, लिखना होगा मॉड n2। तो m2 है आपके पास 35, ये बन जाएगा y2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, ये हो जाएगा आपके पास मॉड, और n2 आपके पास बन जाएगा 6। तो पहले 6 और 35 को डील कर लेते हैं। तो 6 को जब आप 35 से डील करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 5, y2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 6। अब आपने जो है वो उसको 1 करना है, तो 1 करने के लिए आपने क्या करना होगा कि इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जब इसका मॉड 6 कंप्यूट किया जाए, मॉड 6 से, यानी डिवाइड किया जाए मॉड 6 से, तो उसका रिमाइंडर 1 के इक्वल हो। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास है 24 जो है वो बेसिकली 6 के टेबल के अंदर आता है, तो इसका रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा। तो इस पूरे प्रॉब्लम को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 y2, ये बन जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड 6। तो 25 मॉड 6 जो है वो बेसिकली 24 हो जाएगा, 25 मॉड 6, तो 24 टाइम्स हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा आपके पास y2, और ये एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके 5 मॉड 6, और 5 मॉड 6 किसके इक्वल होता है, बेसिकली 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब अच्छा, ये मॉड 6 बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ लगा हुआ है सारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके साथ मॉड नहीं है, बट ये सारी काम मॉड के साथ ही हो रहा है। अच्छा जी, तीसरा और आखिरी आपने कैलकुलेट करना है m3y3। तो m3y3 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस इज़ 1 ऑफ मॉड ऑफ n3 के। तो m3y3 का मतलब होगा, m3 है 30
y3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू, दिस इज़ 1, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड n3, ये आ जाएगा आपके पास 7। सिंप्लीफाई करें तो 7 30 मॉड 7 किसके इक्वल होगा, 30 मॉड 7, चूँकि ये 28 7 के टेबल में आता है, तो फाइनली जो इसका रिमाइंडर है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 टाइम्स ऑफ मॉड 7। अब आपने यहाँ पर एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है जिससे 7 के साथ जब मॉड कंप्यूट करें तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो ऑफ कोर्स आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, y3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4.1 एंड देन मॉड 7। ठीक है जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनली ये 8 हो जाएगा, और ये मॉड 7 आप निकालेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो y3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 टाइम्स 4 मॉड 7, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 4 मॉड 7। ठीक है जी, तो आपके पास ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब आप इस टेबल के अंदर चाहें तो y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ भी पुट कर दीजिए। तो मुझे बताएं कि क्या निकला है आपके पास। y1 है 3, y2 है 5 और y3 है आपके पास 4। अब फाइनली आपने इस फार्मूला नंबर 1 को प्रोसीड करना है और अपना रिक्वायर्ड x फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो ये जो टेबल्स है सारी वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सिंपली है आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 35 एंड 5, 3, 30 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर आपने ऐड कर देना है, यानी इन शॉर्ट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। तो फाइनली जो आपके पास x कंप्यूट होगा वो बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 3, आप चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, प्लस ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन प्लस ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको आप फर्दर कैलकुलेटर से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा आपके पास 126 प्लस 350 एंड प्लस 360, और फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 836, और मॉड m है बेसिकली, तो 836 मॉड 210। तो ये आपका जो है वो लीनियर कॉन्ग्रेंसेस का आपके पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट जनरेट होगा। आप चाहें तो बड़ी आसानी से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन चाहें तो बहुत ही आसान है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज़ कि 210 जब आप जो x की वैल्यू है 836 है, तो इसको 210 है, तो इसको आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं और 836 को डिवाइड करूं 210 के साथ, तो जो इसका रिज़ल्ट है वो बनेगा 206 मॉड 210। ठीक है जी, तो जो फाइनल आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका बनेगा 206। तो अगर मैं 206 को तमाम इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें रखता हूं x इज़ इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंट टू दिस इज़ 1 मॉड 5, तो क्या ये सेटिस्फाई होता है? बहुत आसान है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप 5 को डिवाइड कर लें 206 से, और इसको 41 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो 41 टाइम्स ये बनेगा 205, और 205 और 206 में जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसका रिमाइंडर 1 है। इसी तरीक़े से आप चेक कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें तो ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ मॉड 6, और इनफैक्ट जब आप इसको डिवाइड करेंगे 206 को आप डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो आप इसको चेक करें कि 34 टाइम्स इसका रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा। 34 टाइम्स ये बन जाएगा आपका आंसर 204, चेक कर लीजिएगा आप, तो इसका रिमाइंडर होगा 2। तो यहाँ चेक कर सकते हैं इसका रिमाइंडर है 2। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तमाम के तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। तो उम्मीद है कि आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक प्रॉब्लम को बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप जो है इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकें। यूज़ चाइनीज़ रिमाइंडर theorem to solve the system of linear congruences. X is congruent to 3 mod 5 and x is congruent to 6 mod 7 and x is congruent to 4 mod 11। तो हमने जल्दी से यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लिया है ताकि जल्दी से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। क्या करना होगा, जी, तो हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे फील होता है कि टेबल के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। एक टेबल ऐसे बना लें
और सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, तो यहाँ पर इस तरह आप ऐसे 3 रॉज बना लें और सिमिलरली ऐसे कर 3 डिफरेंट कॉलम्स बना लें यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं यानी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ और आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। मेरे लिए जो यहाँ पर m का रिज़ल्ट है वो कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 385। इसी तरीक़े से मेरे लिए इस प्रॉब्लम में जो A1 है वो 3 के इक्वल है, इस प्रॉब्लम में जो A2 है वो 6 के इक्वल है, इस प्रॉब्लम में जो A3 है वो बेसिकली 4 के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पर M1 कंप्यूट करना है, तो M1 आप ख़ुद ट्राई कीजिएगा। मेरे पास M1 77 कंप्यूट किया मैंने, M2 मैंने कंप्यूट किया है, M2 का जो रिज़ल्ट है वो 55 निकला, और इसी तरीके से जो मैंने M3 कंप्यूट किया है वो आंसर आया 35। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। सिमिलरली Y1 का जो रिज़ल्ट है वो 3 के इक्वल है, Y2 का जो रिज़ल्ट है वो 6 के इक्वल है, और Y3 का जो रिज़ल्ट है वो भी 6 के इक्वल है। तो मेरी प्रीवियस एग्जांपल को आप देखिएगा और इस टेबल को अपने पास आप कंप्लीट कीजिएगा। तो फाइनली जब मैंने आंसर निकाला है x के लिए, तो x का मेरा जो आंसर निकला है इन सब का मल्टीपल है, यानी 377, तो इसका आंसर है 3513, और ये बन जाएगा मॉड m के लिए तो मॉड 385। और फर्दर मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मेरा जो आंसर है वो आंसर बन रहा है आपके पास 48, और ये 48 बन रहा है मॉड 385 के लिए। और आप चाहें तो इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को आपके लिए इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया कि अब आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इस एग्ज़ाम्पल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। प्रॉब्लम में हम ये कह रहे हैं, अच्छे चलें, ये तो प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल सी ही है, चलें मैं लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस तरह की एक वर्ड प्रॉब्लम मैं अगर आपसे पूछता हूँ, और इस वर्ड प्रॉब्लम में आपसे मैं कहता हूँ कि अ बैग हैज़ कंटेन number of pens, and if you take out 3 pens at a time, 2 pens are left। ठीक है जी, फिर कहते हैं if you take out 4 pens at a time, 1 pen left। और आखिरी बात आपसे कहते हैं and if you take out, ये प्रॉब्लम एक तरह की पजल प्रॉब्लम होती है, if you take out 5 pens at a time 3 pens are left in the bag, फिर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग। तो आपसे पूछते हैं कि बैग में क्या है, तो इट मीन्स कि आपके पास एक बैग है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ पेन्स हैं। आपसे कहते हैं कि अगर आप 3 पेन्स लेते हैं तो 2 पेन्स बचते हैं, अगर आप 4 पेन उसमें ड्रॉ करते हैं तो 1 पेन वापस बचता है आपके पास, और अगर 5 पेन्स लेते हैं तो 3 पेन्स बचते हैं। आपने बताना है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ पेन्स इन द बैग। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए यूजुअली हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। तो x जो है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ़ पेन्स इन द बैग, और इसकी इक्वेशंस ऐसे बनती है, मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, सिर्फ इक्वेशन बना कर बता रहा हूँ। इसमें यह है कि पहली प्रॉब्लम में आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 पेन्स जो हैं वो लेफ़्ट होते हैं, यानी जो आपका रिमाइंडर है वो 2 बनता है।
कब इसका रिमाइंडर 2 बनता है? व्हेन 3 पेन्स एट ए टाइम, जब आप जो है वो 3 पेन्स एट ए टाइम उठाते हैं, तो यानी 2 mod 3, ठीक है जी। 3 पेन्स टेकन एट ए टाइम देन 2 आर लेफ्ट, यानी 3 पेन आप ड्रॉ करते हैं तो 2 आपके पास लेफ़्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये बनेगा x इज़ कॉन्ग्रेंट टू, फिर आपसे कहते हैं कि जब आप वो एक पेन आपके पास बचता है कि जब आप जो है वो 4 पेन्स उसमें से निकालते हैं उस बैग से, और फिर आपसे वो कहते हैं कि 3 पेन्स आपके पास रिमेनिंग होते हैं आपके पास जब आप जो है इसमें से 5 पेन्स निकालते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर आप ट्रांसलेट करें तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली मॉड्यूलर अरिथमेटिक की प्रॉब्लम बन जाती है, और इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये आपका होम टास्क है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और इन केस अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है और आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो मैंने इंतहाई सिंपल स्टाइल में आपको बताया है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।